हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा सर, आज मेरे पास कॉस्ट एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग की पहली क्लास है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा कोर्स का थोड़ा स्ट्रक्चर और आउटलाइन बता दूं। देखिए भाई, सबसे पहले आपने अकाउंटिंग इससे पहले भी पढ़ी है और अभी भी ये कॉस्ट एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग सिमिलर अकाउंटिंग है। देखिए पहले अब मैं आपको बता दूं, इधर हमारे पास दो किस्म की अकाउंटिंग होती है। नंबर वन, सर मेरे पास एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है और नंबर टू मेरे पास एक मैनेजरियल अकाउंटिंग होती है। इससे पहले जो फिफ्थ सेमेस्टर में आपने पढ़ा था वो थी मेरे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब सर मेरे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अगर मैं आपसे नॉर्मली पूछूं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या फ़र्क होता है, देखें, इससे पहले जो आप पढ़ कर आए हैं वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अभी जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो है मैनेजरियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो बनती है उसके अंदर आप बनाते हैं क्या चीज़, मेरे पास पीएनएल, जिसको मुझे कहते हैं क्या चीज़, प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। मेरे पास दूसरी बनती है बैलेंस शीट आइटम, और मेरे पास सर तीसरी चीज़ क्या होती है, जो कि कैश फ्लोज होती हैं। ठीक हो गया सर? ये चीज़ें मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लोज, ये सारी चीज़ें मैं मेरे पास इंक्लूड होती हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। ठीक है। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग अगर मैं आपको नॉर्मल जबान में बात करूं, सर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग या कंपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्यों करती है? वो अपने अकाउंट्स बनाती है किस चीज़ के लिए? टू द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यूजर कौन कौन से हो सकते हैं सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट? यूजर हो सकते हैं मेरे पास लेंडर, इन्वेस्टर, क्रेडिटर, या मेरे पास बैंक्स वगैरह जो नॉर्मली मुझे लोन्स वगैरह देते हैं। मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब सर प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और कैश फ्लो बनाता हूँ अपने इन्वेस्टर के लिए, ताकि वो स्टॉक एक्सचेंज पे जब मैं अपनी पब्लिश करूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो मेरे पास जितने भी इन्वेस्टर्स हैं मेरे, वो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखें, वो देखें कि कंपनी लॉस मेकिंग है या प्रॉफिट मेकिंग है। अगर प्रॉफिट मेकिंग है, कंपनी के अंदर अगर चार्म है, तो मैं कंपनी में इन्वेस्ट करूँ। ठीक हो गया। मैं दूसरा बनाता हूँ अपने लेंडर्स को। कौन से लेंडर्स? सर वो लेंडर जिससे मैंने पैसे लिए हुए होते हैं। अब मैंने पैसे या सामान किस किस से लिया हुआ होता है? मैंने अपने सप्लायर से लिया हुआ होता है या कंपनी के कोई भी अखराजात वगैरह जो उन्होंने होता है। ठीक हो गया सर। दूसरा मेरे पास होते हैं क्रेडिटर्स या बैंक। कौन होते हैं सर क्रेडिटर्स या बैंक? क्रेडिटर्स या बैंक वो होते हैं, अब मिसाल के तौर पे अगर मुझे लोन चाहिए तो मैं सिंपली जाऊंगा बैंक के पास। ठीक हो गया। अब बैंक सबसे पहले क्या देखेगा? बैंक को मेरे पास कुछ मतलब मेरी वेल्थ के बारे में बैंक को तो कुछ इल्म नहीं है। तो बैंक मुझसे पहली चीज रिक्वायर करता है कि आप अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फाइनेंशियल स्टेटमेंट मुझे प्रोवाइड करें। जब मैं अपने बैंक को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करता हूँ, तो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के उसे पता चलता है कि कंपनी जो है, या मैं जिस कंपनी जो लोन लेना है उस क्या वो लॉस मेकिंग है या वो प्रॉफिट मेकिंग, क्या उसके पास इनफ रिसोर्सेज हैं कि वो मुझे रीपे कर देगा लोन। तो मैं सिंपली फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो बनाता हूँ वो मैं इतने इन्वेस्टर, लेंडर, क्रेडिटर या बैंक के लिए बनाता हूँ। वो ये मेरे पास इन्वेस्टर, लेंडर, क्रेडिटर या बैंक, ये मेरे पास यूजुअली वो सारी पार्टीज हैं जो कि मेरे पास सर, ये मेरे पास एक्सटेंड इन्वेस्टर, लेंडर और क्रेडिटर, सर ये मेरे पास यूजुअली सारी की सारी एक्सटर्नल पार्टीज हैं। सर एक्सटर्नल पार्टीज से क्या मराद? सर मेरे पास ये सारी वो पार्टीज हैं जो कि आउटसाइड दी कंपनी है, आउटसाइड दी कंपनी है। ठीक हो गया सर। अगर मैं आपसे सिंपल जबान में बात करूँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग होती है जो मैं अकाउंट्स बना के देता हूँ आउटसाइड दी कंपनी, जो कंपनी के बाहर के लोग हैं उनके लिए मैं एक अकाउंट्स या एनुअल रिपोर्ट बना के देता हूँ। ठीक हो गया सर। दूसरा मेरे पास आता है, एक दूसरी चीज मेरे पास आती है, दैट इज मैनेजरियल अकाउंटिंग। अब सर मैनेजरियल आपको नाम से पता चल जाएगा, मेरे पास वो अकाउंटिंग है जो कि मैनेजमेंट की अकाउंटिंग होती है। मेरे पास वो वाली मैनेजमेंट की अकाउंटिंग होती है। सर मेरे पास मैनेजमेंट की कौन सी अकाउंटिंग होती है? जी सर, मेरे पास मैनेजमेंट की कौन सी अकाउंटिंग होती है? सर मैंने वो मेरे पास मैनेजरियल अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग होती है जो कि मैनेजमेंट मेरे पास खुद करती है। सर मैनेजमेंट मेरे पास खुद क्यों करेगी? मैनेजमेंट मेरे पास खुद क्यों करेगी अकाउंटिंग? सर मैनेजमेंट अपने, या तो मैनेजमेंट जब जब जैसे अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, जैसे एबट की बात करूं, एबट मैनेजरियल अकाउंटिंग करती है किस चीज को? एबट ग्लोबल ग्लोबल को रिपोर्ट करती है, अपनी होल्डिंग कंपनी को रिपोर्ट करती है। कंपनी मैनेजरियल अकाउंटिंग बनाती है अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट करने के लिए, अपने इंटरनल असेसमेंट करने के लिए, अपने बजट को, अपनी फोरकास्ट को, अपने आप को एनालाइज करने के लिए,
खुद को एनालाइज करने के लिए कि मैं क्या करना चाहिए था कंपनी को, क्या कंपनी को प्रोग्रेस होनी चाहिए थी और कंपनी की क्या प्रोग्रेस है ड्यूरिंग द ईयर। इस चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए कंपनी अपने पास एक इंटरनल अकाउंट बनाती है जिसे मैं कहता हूँ मैनेजरियल अकाउंटिंग। ठीक हो गया सर। मेरे पास मैनेजरियल अकाउंटिंग आपको भी पता है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान जो होते हैं वो मेरे पास असेस करते हैं एक मैनेजरियल अकाउंटिंग के लिए। ठीक हो गया। अच्छा, ये मेरे पास मैंने आपको बता दिया कंपनी इंटरनली अपने पास जो अकाउंट्स बनाए वो मेरे पास हो जाते हैं मैनेजरियल अकाउंटिंग। अब मैनेजरियल अकाउंटिंग यूज होते हैं कंपनी के, कंपनी उसको यूज करती है किस वजह से यूज करती है, अपने सर बजट्स बनाने में। अब कंपनी कभी कभी आप देखेंगे कोई भी मेरे पास मल्टीनेशनल कंपनी होगी वो मेरे पास कभी कभी 10 साल 15 साल या कभी कभी 50-50 साल के आगे फोरकास्ट बनाती है कि मेरे पास कंपनी की क्या प्रिडिक्शंस है, क्या फोरकास्ट है। ठीक हो गया। तो कंपनी अपने पास बजट बनाती है कि मेरे पास मेरा एनुअली बजट, मैंने कितने प्रॉफिट अचीव करना है, मेरे पास मैंने कितनी सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ अचीव करनी है। आजकल मैं आपको बताऊं मेरे पास दो स्टैंडर्ड्स नहीं चल रहे हैं मैनेजरियल अकाउंटिंग के अंदर, दैट इज S1 और S2। S1 और S2 ये वो मेरे पास दो स्टैंडर्ड्स हैं जो कि मेरे पास सस्टेनेबिलिटी से रिलेट करते हैं। अब सस्टेनेबिलिटी, अब मैनेजरियल अकाउंटिंग कंपनी तो बोल रही है कि भाई हमने मैनेजरियल फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर अपना प्रॉफिट दिखा दिया। अब मैनेजरियल अकाउंटिंग के अंदर वो बता रही है कि भाई वो इन्वायरमेंट को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर रही है, तो वो अपने बजट के अंदर भी उसको उसको बजट के अंदर भी इनकॉर्पोरेट कर रही है। ठीक हो गया। अब बजट वो, अब नॉर्मली आप बजट पे आ जाए, बजट वो क्यों बना रही है, बजट वो अपने एनुअली बनाती है। कंपनी कभी कभी अपने क्वार्टरली बजट बनाती है कि भाई मेरी सेल्स क्या होनी चाहिए थी एनुअली या मेरी सेल्स क्या होनी चाहिए थी क्वार्टरली, और मैंने इन एक्चुअल मेरी सेल्स क्या हुई है। ठीक हो गया। और मेरे पास कभी कभी 50 साल के भी बजट बन जाते हैं। ठीक हो गया। दूसरा, कंपनी अपने आप को क्या करती है, वेरिएंस एनालिसिस के लिए यूज करती है। मतलब वेरिएंस एनालिसिस क्या होता था सर, मेरे पास वेरिएंस एनालिसिस होता है कि मिसाल के तौर पे कंपनी ने फोरकास्ट किया होगा आज से 1 साल पहले कि भाई 2024 में मेरा बजट है कि मैंने 10,000 की सेल्स करनी है मिसाल के तौर पे। ठीक हो गया। इन एक्चुअल जब 2024 का एंड हुआ, दिसंबर क्लोजिंग हुआ, ठीक हो गया, तो कंपनी ने इन एक्चुअल अपने निकाला कि भाई ये तो मेरे पास 5,000 की सेल्स हुई है। तो उसने बोला कि भाई ये तो उसके वेरिएंस एनालिसिस, मतलब मैंने अगर 10,000 का सोचा तो मैं इन एक्चुअल 5,000 पे आगे खड़ा हूँ, मतलब मैंने इसमें 50% अचीव किया है जो मैंने बजटेड का सोचा था। ठीक हो गया। इस तरीके की जो परसेंटेज टर्म्स में कितना कमाया, कितना गवाया, कितनी कॉस्ट इंकर करी, कितनी सेल्स करी, कितनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करी, अपने प्लांट्स के ऑपरेशंस कितने ज़्यादा इंक्रीज करे, अपने एम्प्लॉयज़ कितने ज़्यादा बढ़ाए, अपनी कॉस्ट कटिंग कितनी करी, पिछले साल मेरी कितनी कॉस्ट इंकर हुई थी, इस बार मेरी कितनी कॉस्ट इंकर हुई है, मेरे पास अदर ओवरहेड्स। उन्होंने बोला भाई जैसे मिसाल के तौर पे आप भी एक बजट और फोरकास्ट बनाते हैं, यार पिछले साल पिछले महीने मेरा मिसाल के तौर पे 50,000 का बिजली का मिला, आपने बोला नहीं यार इस बार मैंने अपने घर के इलेक्ट्रिसिटी यूजेज कम किए, तो मैं सपोज करता हूँ इस बार मेरे पास जो भी मेरे पास इन एक्चुअल आना चाहिए वो फोरकास्ट पहले आपने करा कि इन एक्चुअल मेरे पास कम आना चाहिए। फिर जब आपका इन एक्चुअल बिल आएगा तो फिर आप कंपेयर करोगे अपने बजटेड बिल के साथ, यार मैंने सोचा था 50,000 का बिल आना चाहिए, आया मेरा 40,000 का, तो यार मेरे लिए प्रोग्रेस हुई है कितनी की, 10,000 की। अब इन 10,000 को आप ये सारी चीजें जो होती हैं ये मेरे पास होता है वेरिएंस एनालिसिस। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि क्या होती है मेरे पास, एक होती है कंपनी अपने पास कॉस्ट यूनिट वगैरह के लिए एक अकाउंटिंग जो कर रही है अपने पास इंटरनली, अकाउंटिंग कॉस्ट और यूनिट्स वगैरह के लिए कि कितने कॉस्ट यूनिट प्रोड्यूस हो गए, कितने कॉस्ट प्रोड्यूस होने चाहिए थे, क्या लेबर का रेट लग रहा है, क्या ओवरहेड रेट लग रहा है, क्या मेरे पास दूसरी चीजें लग रही है, वेरिएबल ओवरहेड लग रहा है, ये सब चीज़ों के लिए कॉस्ट और यूनिट्स अकाउंटिंग वगैरह के लिए करने के लिए भी मैनेजरियल अकाउंटिंग समझती है। और सर मेरे पास लास्ट कंपनी यूज कर रही है दूसरा, एक होता है मेरे पास एक टर्म यूज होती है मैनेजरियल अकाउंटिंग के अंदर जो कि मोस्ट पॉपुलर टर्म है, दैट इज ब्रेक इवन। अब ब्रेक इवन मेरे पास, अगर मैं आपसे आसान सवाल में बात करूं, मेरे पास ब्रेक इवन कौन सा पॉइंट है, ब्रेक इवन क्या मैं बोलता हूँ भाई कंपनी ब्रेक इवन पे है या नहीं है। अगर कंपनी ब्रेक इवन से ऊपर है तो भाई तो वेल एंड गुड है, और अगर कंपनी ब्रेक इवन से नीचे है तो यार ये तो नुकसान की बात है। क्यों भाई, ब्रेक इवन ऐसा क्या है, ब्रेक इवन एक पॉइंट है जिसके ऊपर मैं नो प्रॉफिट या नो लॉस, मिसाल के तौर पे कि कंपनी ने सेल्स करी, कितने की सेल्स करी, मैंने बोला मैंने 100 रुपए की सेल्स करी। अब इस 100 रुपए की सेल्स में मेरी कॉस्ट कितने की पड़ी, सर इस 100 रुपए की सेल्स में मेरी कॉस्ट पड़ी मिसाल के तौर पे आ, इस 100 रुपए की सेल्स के ऊपर मेरे पास जो मैंने कॉस्ट इंकर करी वो मेरे पास कॉस्ट भी 100 रुपए की इंकर। तो कंपनी का प्रॉफिट क्या है, सर कंपनी का प्रॉफिट मेरे पास जीरो, मेरे पास ना कोई प्रॉफिट है ना कोई गेन है।
तो ये पॉइंट सर कौन सा पॉइंट, जहाँ पे मेरे पास कोई भी नो प्रॉफिट या नो लॉस, जब वो पॉइंट सर जहाँ पे मेरे पास कोई प्रॉफिट और कोई भी लॉस नहीं है, तो वो मेरे पास ब्रेक इवन पॉइंट है। ठीक हो गया, क्लियर है? वो पॉइंट जहाँ पे मेरे पास कोई भी प्रॉफिट या लॉस नहीं है, ठीक हो गया, वो मेरे पास ब्रेक इवन पॉइंट है। मतलब ना मैंने इस साल कोई अचीव किया, ना मैंने ना कुछ कमाया ना कुछ गवाया, ये मेरे पास ब्रेक इवन पॉइंट है। अगर सिमिलरली अगर मेरे पास, अगर मैं इसके बाद बरक्स लिखूं, अगर कंपनी ने सेल्स करी 100 रुपये, ठीक हो गया, लेकिन उसके प्रॉफिट कॉस्ट जो थी वो मेरे पास 50 से ट्रैक डाउन हो गई, ठीक हो गया, तो मेरे पास इसने प्रॉफिट कितना अचीव किया, उसने बोला सर इसने 50 का प्रॉफिट अचीव किया। सर ब्रेक इवन पॉइंट मेरी कॉस्ट कितनी इंकर हुई, उसने बोला 50 इंकर हुई, तो मतलब मैंने ब्रेक इवन से कितना ऊपर अचीव कर लिया, सर मैंने ब्रेक इवन से 50 ऊपर अचीव कर लिया। सर मैं ब्रेक इवन से ऊपर जाऊंगा तो मेरे लिए बेनिफिशियल है, ब्रेक इवन से नीचे जाऊंगा वो मेरे लिए लॉस है। ठीक हो गया। ब्रेक इवन पॉइंट कंपनी क्यों कंसिडर करती है, कंपनी बोलती है कि भाई मैंने 100 रुपए का मतलब 100 रुपए की मेरी कॉस्ट इंकर हुई, तो मैंने 100 रुपए की सेल्स करनी है, तो ताकि मैं ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंच सकूं। ठीक हो गया, ये मेरे पास होता है ब्रेक इवन। इन सारी चीजों के लिए, और ये जो सारी मैंने अकाउंटिंग है इसके लिए कंपनी यूज करती है, दैट इज मैनेजरियल अकाउंटिंग। क्लियर हो गया? अच्छा, ये सब क्लियर है। अच्छा, मैं आपको थोड़ी बहुत कोर्स की आउटलाइन दे दूं कि मेरे पास कोर्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स कवर हो रहे हैं और कोर्स का क्या स्ट्रक्चर है। ठीक हो गया? अच्छा, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, सही है। मेरे पास कोर्स के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, जिसके अंदर फंडामेंटल एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड कि कितना प्रोड्यूस कर लिया, क्या प्रोडक्शन के अंदर क्या क्या कॉस्ट इंकर हो रही है, क्या नया प्लान खरीद रहे हैं, क्या डिसीजन मेकिंग करनी है कि भाई खुद बनाऊं या बाहर से खरीदूं। ठीक हो गया। कॉस्ट बजटिंग, प्रोसीजर्स ऑफ जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, सर जॉब पर कॉस्ट मतलब एक जॉब के लिए मेरे पास क्या कॉस्ट इंकर हो रही है, क्या ये जो जॉब मैं इंकर कर रहा हूँ क्या मैं करूँ। अगर मिसाल के तौर पे मैं कभी कभी सोचता हूँ यार, अगर मैं एक फॉर एग्जांपल अ, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर कोई बिस्किट कंपनी, अगर कोई बिस्किट बनाने वाली कंपनी के देखें, ठीक हो गया, अगर बिस्किट बनाने वाली कंपनी एनालाइज करेगी कि अगर बिस्किट की जो बाहर की रैपर्स वगैरह जो होते हैं, ये मैं खुद बनाऊं या मैं बाहर से अचीव करूं, क्योंकि कंपनी की एक्सपर्टीज नहीं है रैपर वगैरह बनाने के लिए। ठीक हो गया, बाहर की पैकेजिंग वगैरह के लिए कंपनी की एक्सपर्टीज नहीं है, तो वो ये सोचती है कि भाई ये पैकेजिंग वगैरह का सामान मैं खुद बनाऊं या बाहर से परचेज करूं, तो कंपनी कॉस्टिंग निकालती कि अगर मैं खुद बनाऊंगी तो मेरे पास इतने की कॉस्ट लगेगी, और अगर मैं बाहर से मंगाऊंगी तो मेरे पास इतने की कॉस्ट लगेगी। अगर बाहर से मंगा रहा हूँ मैं पैकेजिंग का सामान, अगर वो सस्ता पड़ेगा तो मैं बाहर को प्रेफर करूंगा, अगर वो महंगा पड़ेगा तो मैं इंटरनली अपनी कॉस्ट इंकर करूंगा। ठीक हो गया। इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं कि कंपनी अपनी कोर एक्सपर्टीज से हट जाती है, कि कंपनी का काम बिस्किट बनाना है लेकिन वो पैकेजिंग के अंदर घुस जाती है, तो वो अपनी कोर एक्सपर्टीज से दूर हो जाती है। ठीक हो गया। इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, वो जब हम ग्रेजुअली एक एक टॉपिक पे जाएंगे तो उसको हम कवर करते जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद मेरे पास कंटेंट आ गए, मेरे पास मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट आ गया, भाई अकाउंटिंग क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, क्या बेनिफिशियल है, रोल्स क्या होते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग है, ये मेरे पास पहले टॉपिक के अंदर कवर हो रहा है। ठीक हो गया। कॉस्ट कॉन्सेप्ट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक हो गया। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, मेरे पास कितने किस्म की कॉस्ट हो सकती है, मेरे पास सर डायरेक्ट कॉस्ट हो सकती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट हो सकती है। डायरेक्ट कॉस्ट मेरे पास सर मटेरियल हो सकती है, लेबर हो सकती है और ओवरहेड हो सकती है। सर ये सारी चीजें मेरे पास इसमें कवर होगी। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, सर मेरे पास कॉस्ट पर जॉब, मेरे पास हर कॉस्ट की क्या, हर जॉब की क्या कॉस्ट रहती है ये मैं इसके अंदर करूंगा। हर प्रोसेस को इंकर करने के लिए जो कॉस्ट आ रही है प्रोसेस कॉस्टिंग हो गया सर मेरे पास। अच्छा सर, मेरे पास फिफ्थ टॉपिक है, दैट इज प्रोसेस कॉस्टिंग, एवरेज एंड फीफो कॉस्टिंग। अब सर आपको कुछ याद आ रहा होगा इससे पहले जो आपने फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर पढ़ा था, दैट इज एवरेज एंड फीफो कॉस्टिंग, फीफो फीफो मेथड। अब सर वो जो आपने पढ़ा था, वो एक कंपनी अपने पास एक इन्वेंटरी चार्ट बनाती थी, उस इन्वेंट्री चार्ट के अंदर वो इनकॉर्पोरेट करती थी कि भाई अगर मैं मटेरियल जो पहले, फीफो मेथड क्या था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले खरीदा वो मैं पहले बेचूंगा और जो बाद में खरीदा वो मैं बाद में बेचूंगा। तो उसके लिए एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए, जो मैनेजमेंट के लिए जो चार्ट बनाती थी, दैट इज ये मेरे पास फीफो और लीफो होता था, कि मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, और मेरे पास एवरेज, एवरेज के अंदर सबका एवरेज ले लेती थी। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिमिलर ही है, लेकिन पहले आप ये सेल और परचेज से रिलेट करते थे कि भाई मैं एक्सटर्नल पार्टी को सेल कर रहा हूँ और मैं एक्सटर्नल पार्टी को से परचेज कर रहा हूँ, तो उसके लिए जो इन्वेंटरी का मैनेजमेंट का टेबल होता था वो बनाता। अभी भी सेम ही है, लेकिन एक्सटर्नल के लिए नहीं, आप इंटरनल के लिए बना रहे हो कि भाई जो मैंने मटेरियल पहले परचेज किया उसको मैं
प्रोसेस के अंदर पहले इनकॉर्पोरेट करूंगा, जो मैंने मटेरियल बाद में परचेस किया है उसको मैं प्रोसेस के अंदर बाद में इनकॉर्पोरेट करूंगा। अच्छा सर, इस चीज़ों की इन्वेंट्री मैनेजमेंट वगैरह की जो चीज़ें हैं दैट इज मेरे पास एक फीफो और एवरेज कॉस्टिंग या इन्वेंट्री मैनेजमेंट वगैरह टॉपिक के अंदर आते हैं। कंपनी के दो तरीके प्रोडक्ट्स होते हैं, एक होता है बाय प्रोडक्ट, एक होता है ज्वाइंट प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट क्या होता है सर मेरे पास, देखें, बाय प्रोडक्ट एक होता है, एक होता है ज्वाइंट प्रोडक्ट। एक होता है कि भाई बाय प्रोडक्ट अलग अलग कंपनी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे, एक होता है ज्वाइंट प्रोडक्ट कंपनी मिला के प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे। सर मिला के प्रोडक्ट कौन से प्रोड्यूस हो सकता है? अब मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि कंपनी अगर फॉर एग्जांपल बिस्कॉनी की कंपनी है बिस्किट बनाने वाली, अगर वो बिस्किट प्रोड्यूस कर रही है, ठीक हो गया। अब कुछ ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें बिस्किट के जरिए उसने बोला कि यार कुछ चॉकलेट्स वगैरह के अंदर भी अगर कुछ चॉकलेट्स वगैरह भी बन रही है तो बिस्किट प्लस चॉकलेट ये मेरे पास एक ज्वाइंट प्रोडक्ट होगा। नहीं, अगर कंपनी बिस्किट अलग बना रही है चॉकलेट अलग बना रही है तो ये मेरे पास एक बाय प्रोडक्ट्स हो जाएंगे। ये इस तरीके की कॉस्टिंग्स वगैरह होती हैं, आप आगे चलेंगे आपको सब क्लियर हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद मेरे पास कंट्रोलिंग एंड कॉस्टिंग आ गया है, क्वालिटेटिव मेथड्स फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। सर आप मेरे पास कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बेसिक कोर पर्पस मेरे पास डिसीजन मेकिंग है और प्लानिंग और कंट्रोल है। सर कंपनी क्या प्लान कर रही है, उस प्लान को किस तरीके से इनकॉर्पोरेट कर रही है, ये सर बेसिकली हमारे पास कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। लेबर के अंदर आपने पढ़ा लेबर की कंट्रोलिंग एंड अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट, आपने पढ़ा फैक्ट्री ओवरहेड मेरे पास किस किस्म के होते हैं, मेरे पास वेरिएंस एनालिसिस इन एक्चुअल, ये वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मेरे पास दूसरा नाम होता है वेरिएंस एनालिसिस। वेरिएंस एनालिसिस मैंने आपको बताया कि डिफरेंस निकालना, मेरे पास क्या होना चाहिए था क्या हो गया उसका क्या डिफरेंस है, ये मेरे पास स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है। ठीक हो गया सर, क्लियर है। एक नज़र सर इसके पास पेपर भी देख लें। सर मुझे 2017 का पास पेपर मिला है कॉस्ट एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग का। ठीक हो गया। 2018 का। अच्छा सर इसके अंदर अटेम्प्ट करने मैंने कितने सवाल, इसके अंदर उसने बोला कि सर आपने अटेम्प्ट करनी है 4 सवाल। ठीक हो गया। उन 4 सवाल के अंदर उसने बोला कि मेरे पास सवाल मेरे पास एग्जामिनर ने 5 सवाल दिए हैं, उसने उसने बोला उसके अंदर आपने करने कितने सवाल हैं, 4 सवाल करने। ठीक हो गया सर, 2 घंटे का पेपर है, मैक्सिमम मार्क्स मेरे पास 40 हैं। ठीक हो गया। 10 मार्क्स ईच आ गए, 10 मार्क्स हर सवाल के आ गए। 4 सवाल करने हैं, 40 मार्क्स। ठीक है। मेरे पास पहला सवाल जिसमें मुझे क्या प्रोड्यूस करना है, उसने बोला कि मेरे पास पाउंड्स ऑफ ट्रांसफर्ड ईच डिपार्टमेंट टू यूनिट्स, उसने बोला यूनिट की अमाउंट इतनी है, कॉस्ट एडेड ड्यूरिंग द ऑगस्ट, प्रिपेयर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। सर इसमें मेरे पास क्या प्रोड्यूस करना है, उसने बोला कि मेरे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनानी है कि मेरे पास कितनी कॉस्ट लगी प्रोडक्शन रिपोर्ट के लिए। ठीक हो गया सर। ये मेरे पास पहली रिक्वायरमेंट सर एग्जामिनर की क्या है, मेरे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, मतलब मैं अगर लेबर ओवरहेड वेरिएबल ओवरहेड मटेरियल लेबर या फिक्स ओवरहेड सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करूँ, मेरे पास एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में मेरे पास जितनी कॉस्ट इंकर हो रही है उसकी रिपोर्ट बनानी है, दैट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। ठीक हो गया सर, आप आगे चलेंगे आपको क्लियर हो जाएगा जब इस टॉपिक पे जाएंगे। सेकेंडली दूसरे मेरे पास रिक्वायरमेंट है क्या रहे, यूजिंग द मार्केट वैल्यू मेथड। मेरे पास सर 2 मेथड होते हैं, एक तो मार्केट वैल्यू जिसको मेरे को फेयर वैल्यू मेथड भी होता है, और दूसरा मेरे पास वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ मेथड, मतलब वेटेड एवरेज मेथड, एवरेज निकाल के मेथड कर लिया, या मेरे पास मार्केट वैल्यू। सर आपने क्या करना है, ज्वाइंट कॉस्ट है मेरे पास वही, और ज्वाइंट या बाय प्रोडक्ट आपने बना रहे थे कि मेरे पास 3 प्रोडक्ट्स इसने बताया कि भाई सवाल में 3 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। ठीक हो गया। उन 3 प्रोडक्ट्स अगर मिसाल के तौर पे अब प्रिंस बिस्किट है, अब प्रिंस बिस्किट के अंदर एक बिस्किट के अंदर 2 बिस्किट और बीच में चॉकलेट की लेयर है। अब कंपनी को अगर अपनी कॉस्टिंग करनी हो कि भाई अगर मैं ये बिस्किट इंडिविजुअली बनाऊं तो क्या कॉस्ट इंकर हो रही है, या मैं इनको बाय प्रोडक्ट करके सेल करूं तो मेरे पास क्या कॉस्ट इंकर होगी। सही है। इस तरीके की जो मेरे पास कॉस्टिंग होती है वो मेरे पास होती है जॉइंट और बाय प्रोडक्ट, जैसे मैंने आपको पहले बताया। कंपनी एनालाइज करेगी कि भाई अगर मैं बिस्किट और चॉकलेट दोनों इनकॉर्पोरेट करके अगर सेल कर रहा हूँ तो मेरा कितने का बिक रहा है और मेरे पास इसकी कॉस्ट क्या इंकर होगी। वैसी कंपनी अपने पास एनालाइज करेगी अगर मैं इंडिविजुअली दोनों बिस्किट या चॉकलेट को सेल करूं तो मेरे पास क्या कॉस्ट इंकर होगी, और साइमल्टेनियसली इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, ये सब आपको एग्जांपल्स के लिए बताया। ठीक हो गया। देन उसके बाद तीसरा है कि आपने प्रिपेयर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट। देखें भाई, आपके पास बनती है जैसे आपके पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आप बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट,
ठीक हो गया। इसमें भी बनती है कि इनकम स्टेटमेंट, कितना कमाया कितना गवाया। दूसरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट, कि मेरे पास क्या कॉस्ट है, जो मैंने गुड सोल्ड किए उनकी क्या कॉस्ट है। क्लियर हो गया सर, ये चीज़ है मेरे पास तीसरे सवाल के अंदर। सेकंड, उसके बाद चौथा सवाल आ गया सर। चौथे सवाल के अंदर मेरे पास क्वेश्चन उसकी पार्ट ए है कि मेरे पास वेरिएंस निकालना है सर, वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस मैंने आपको क्या बताया था सर, आपने बोला डिफरेंस निकालना है, किस चीज़ के डिफरेंस होते हैं वेरिएंस, मेरे पास क्या इन एक्चुअल होना चाहिए था और क्या एक्चुअल में हुआ, ये मेरे पास होते हैं वेरिएंस एनालिसिस। ठीक हो गया। मेरे पास फिफ्थ सवाल जिससे रिलेटेड करते फिक्स ओवरहेड है। उसने बोला कंपनी, ये चौथे सवाल के अंदर कंपनी अपनी कैपेसिटी लेवल बताएगी। भाई मेरे पास एक कैपेसिटी लेवल ये, दूसरा मेरे पास एवरेज कैपेसिटी लेवल है, दूसरा मेरे पास नॉर्मल है और थ्योरेटिकल कैपेसिटी लेवल। चार कैपेसिटी लेवल बता दी थी कंपनी। उसके अंदर हर कैपेसिटी लेवल के अगेंस्ट आपने उसकी फिक्स ओवरहेड, मतलब क्या मेरे पास इन एक्चुअल फिक्स ओवरहेड, मेरे पास फिक्स ओवरहेड और मेरे पास वेरिएबल का भी मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि आगे क्या होता है। उससे रिलेटेड की जो सवाल है वो मेरे पास पांचवें सवाल के अंदर आएगा। क्लियर है सर, एक छोटा सा स्किम कर लिया हमने पास्ट पेपर को भी, तो हमें समझ आ गया कि एग्जामिनर की क्या रिक्वायरमेंट है और इस कोर्स को किस तरीके से हमने आगे लेके जाना। अच्छा, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग आपने पढ़ लिया। दो किस्म की अकाउंटिंग होती है, दैट इज एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, दूसरी मैनेजरियल अकाउंटिंग होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्सटर्नल पार्टीज के लिए होती है। जो एक्सटर्नल पार्टीज कौन होंगे सर, मेरे पास कंपनी के बाहर के लोग होते हैं एक्सटर्नल पार्टीज, और मेरे पास एक इंटरनल पार्टीज के लिए होती है जो कि मेरे पास मैनेजरियल अकाउंटिंग कहलाती है। ठीक हो गया। अच्छा, और मैंने आपको जैसे भी बोला कि मैं आपको बताऊंगा दो किस्म की कॉस्ट होती है सर। मेरे पास दो किस्म की कॉस्ट होती है, एक वो कॉस्ट होती है जो कि मेरे पास वेरिएबल होगी, और दूसरी मेरे पास वो कॉस्ट होती है जो कि मेरे पास फिक्स कॉस्ट होगी। क्लियर है, मेरे पास दो किस्म की कॉस्ट होगी, एक मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट होती है, दूसरी मेरे पास फिक्स कॉस्ट होती है। मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि इंकर, वो कॉस्ट इंकर होगी जितना मैं मटेरियल यूज करूंगा, जितनी ज्यादा मैं इस्तेमाल करूंगा उतनी ज्यादा मेरे पास कॉस्ट इंकर होगी। मतलब वो कॉस्ट जो कि मेरे पास इस्तेमाल के साथ साथ, जितना मैं इस्तेमाल करूंगा, जितना ज़्यादा इस्तेमाल करूंगा उतनी ज़्यादा मेरे पास कॉस्ट बढ़ती रहेगी। ये वाली कॉस्ट जो होती है मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट होती है। मिसाल के तौर पे सर, अगर मैं एक बिस्किट प्रोड्यूस किया तो उसके लिए मैंने एक मटेरियल इस्तेमाल करा होगा, उसके थोड़ी सी लेबर इस्तेमाल करी होगी, उसके लिए मैंने थोड़े से ओवरहेड इस्तेमाल करा होगा। ठीक हो गया। इससे मैं साइमल्टेनियसली अगर मैंने सर अगर 100 बिस्किट बनाए तो उसके लिए 100 बिस्किट बनाने के लिए आपने जाहिर सी बात है ज़्यादा मटेरियल इस्तेमाल करना होगा, आपको लेबर भी ज़्यादा इस्तेमाल करनी होगी, आपको ओवरहेड भी ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा। अब सर आपने बोला सर एक बिस्किट बनाने में मुझे ये तो समझ आ गया कि आपकी लेबर लगती है। ठीक हो गया सर, आपने ये बोला मेरे को ये भी समझ आ गया कि आपका मटेरियल लगता है एक बिस्किट बनाने में। लेकिन सर ये समझ नहीं आया कि सर ओवरहेड आपने किस चीज़ के लिए बोला, ओवरहेड क्या है। ओवरहेड सर देखें, जब आप एक बिस्किट बनाया है या आपने कोई भी चीज़ आपने मैन्युफैक्चर की, आपने एक बेसिक नेसेसिटी के मेरे पास जो भी मटेरियल होता है वो तो आपने डालना ही डालना। सेकेंडली सर आपने क्या करा, मेरे पास दूसरी लेबर, उस 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 चीज़ को बनाने में जितनी लेबर इस्तेमाल हुई वो मेरे पास लेबर है की कॉस्ट आ गई। लेकिन सर आपको पता है कि जब मेरे पास एक फैक्ट्री के अंदर मैं कोई चीज़ इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ या मेरे पास कोई मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, उस चीज़ को बनाने के अंदर मेरे पास मशीन का खर्चा भी जा रहा होगा। मशीन का खर्चा किस तरीके से, मशीन के अंदर कोई सर्विस वगैरह भी कर रहे होंगे आप, कि भाई इस तरीके होगा कि इतनी इतनी मशीन इस्तेमाल हो गई तो उसके बाद इसके इतने टाइम बाद उसकी आपको सर्विस करानी पड़ेगी मैंडेटरी। उस मशीन को आपके हो सकता है आपको फ्यूल वगैरह लग रहा हो, जैसे जनरेटर वगैरह हो, तो जितना मैं इस्तेमाल करते रहूँगा उतनी मेरे पास उसमें मैंने फ्यूल डालना पड़ेगा। तो इस तरह की मेरे पास जितने से मिसाल के तौर पे जितना मैं बिजली इस्तेमाल करूँगा उतनी मेरे पास कॉस्ट बढ़ती रहेगी। इस तरीके की दूसरी चीज़ें जो होती है ना मटेरियल और लेबर से हट के, वो सब हम सर ओवरहेड के अंदर इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। ठीक हो गया सर। अब मेरे पास ये चीज़ है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट ओवरहेड, ये मेरे पास सब सर वेरिएबल भी होते हैं और दूसरी चीज़ मेरे पास फिक्स भी होती है। अब फिक्स कॉस्ट मेरे पास क्या होती है सर, मेरे पास फिक्स कॉस्ट सर हर वो कॉस्ट होगी जो कि मुझे लाजिम 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 पे करनी होगी। जैसे मिसाल के तौर पे सर मैंने अपना प्लांट लगाया, ठीक हो गया, मैंने अपना प्लांट लगाया, अब उस प्लांट के ऊपर मैं मैन्युफैक्चरिंग करूं या ना करूं, एक प्लांट पे मैं मैन्युफैक्चरिंग करूं या ना करूं, लेकिन उसका मुझे रेंट देना ही देना है। मतलब ये वो कॉस्ट होती है जो कि नॉन अवॉइडेबल कॉस्ट है, वो कॉस्ट है दैट इज नॉन अवॉइडेबल, वो कॉस्ट है जो कि मुझे इंकर करनी ही करनी पड़ेगी। जैसे मिसाल के तौर पे उसने बोला कि रेंट पे आपने जगह ली हुई है, अगर उस पे मैं कमाऊं या नहीं कमाऊं, मैं मैन्युफैक्चरिंग करूं नहीं करूं, मैं फैक्ट्री को ताला मार दूं, ताला लगा दूं, लेकिन वो रेंट तो मैंने पे करना पड़ेगा ना, तो ये मेरे पास नॉन अवॉइडेबल कॉस्ट है, तो ये मेरे पास फिक्स कॉस्ट में इनकॉर्पोरेट हो जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे उस फैक्ट्री के बाहर मैंने एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा किया हुआ है,
ठीक हो गया। अब फैक्ट्री के अंदर काम चले ना चले, कोई बंदा आए या ना आए, लेकिन इस सिक्योरिटी गार्ड को मैंने मंथली फिक्स सैलरी देनी ही पड़ेगी। ऐसा ही है ना सर, मंथली फिक्स सैलरी देनी पड़ेगी। तो मेरे पास ये हो जाता है सर, मेरे पास सिक्योरिटी कॉस्ट, ये होता है मेरे पास फिक्स कॉस्ट, जो कि अवॉइडेबल नहीं है। दूसरी बात, वही चीज़ सर, मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रिसिटी है। अब इलेक्ट्रिसिटी के कुछ फिक्स चार्जेस हैं, ये यूनिट चार्जेस हैं, मीटर चार्जेस हैं, आपने इनकॉर्पोरेट करना ही करना है भाई, देने ही देना है, ये अवॉइड नहीं कर सकते आप। तो मेरे पास ये सारे जो कॉस्ट होती है, ये मेरे पास फिक्स कॉस्ट होती है। क्लियर हो गया सर? अच्छा, इसमें कोई सवाल है तो पूछ लें आप। ऊपर मैं कर रहा हूँ, जो चीज़ अगर आपने नोट करनी है तो नोट कर लीजिएगा। जी सर, होपफुली आपने ऊपर कॉपी कर लिया होगा सर। अब मैं अपने पहले टॉपिक की तरफ चलता हूँ, दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सर मेरे पास एक सवाल जो मस्ट पेपर के अंदर आ रहा है, मैंने हिस्टोरिकली देखा है 3 4 5 पेपर, एक सवाल जो के यू मेरे पास एक सवाल जो मस्ट पूछ रहा है, दैट इज मेरे पास स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेरे पास, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में एग्जामिनर आपसे पूछा भाई स्टैंडर्ड कॉस्टिंग निकाल के दो मेरे को, मुझे वेरिएंस एनालिसिस निकाल के दो, मतलब बात एक ही है, बात दोनों की एक ही है। अच्छा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सर, अब मिसाल के तौर पे सर, आपने सवाल पूछा कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, आपने बता दो दिया कि भाई स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और वेरिएंस एनालिसिस मेरे पास दोनों सेम होता है, लेकिन अब ये होते क्या है इन एक्चुअल, मेरे पास वेरिएंस एनालिसिस और मेरे पास स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होते क्या है। तो सर मैंने एक मिसाल लिखी है, दैट इज एग्जांपल, आपने 2023 में, आप इन एक्चुअल आज खड़े हुए 2023 के ऊपर, जब मैं 2023 पे खड़ा हुआ हूँ, उस 2023 के ऊपर मैंने 2023 के ऊपर मैंने एक्सपेक्ट किया या फोरकास्ट किया कि भाई मैं जो हूँ ना, अगले साल ना अपनी कॉस्ट को रिस्ट्रिक्ट करूंगा 20 तक। ठीक हो गया, अपने जो लेबर वगैरह का खर्चा है ना, उन कॉस्ट कॉस्ट कटिंग करूंगा, लेबर को रखूंगा 10 तक, मटेरियल को रखूंगा 5 तक, और मेरे पास मैं ओवरहेड को रखूंगा 10 तक। और उसने सर आखिर में ये भी बोल दिया कि मैं अगर जो सेल्स करूंगा वो करूंगा मैं कितने की, मिसाल के तौर पे 50 की सेल्स करूँ। क्लियर हो गया? आपने बोला कि कॉस्ट मैंने 20 तक रिस्ट्रिक्ट करनी है, ये मेरे पास फिक्स कॉस्ट है सर, ये मैं आपको बता दूं, ये मेरे पास फिक्स कॉस्ट है, और ये मेरे पास ये वेरिएबल जो कॉस्ट है ना, ये मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट है, जो कि मेरे पास लेबर मटेरियल ओवरहेड वगैरह, ये मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट थी। उसने बोला फिक्स कॉस्ट मैं 20 तक रखूंगा। ठीक हो गया, मैं लेबर रखूंगा 10 तक, उसने बोला मटेरियल 5 का इस्तेमाल करूंगा, ओवरहेड में 5 के 10 के इस्तेमाल करूंगा, और सेल्स में करूंगा 50 की। ठीक हो गया। इन एक्चुअल जब आप आए 2024 के अंदर, पूरा 2024 गुजर गया, अब आप खड़े में किस, मैं खड़ा हुआ मेरे पास दिसंबर के ऊपर, जब मेरे पास दिसंबर 24 के, जब मेरे पास अकाउंट्स जो हैं वो क्लोज हो रहे हैं, उस क्लोज के ऊपर मैंने अपने देखा कि भाई 2023 के ऊपर कंपनी देखती है कि यार मैंने तो सोचा था कि फिक्स कॉस्ट रखूंगा 20 तक रिस्ट्रिक्ट करूंगा, लेकिन मेरे पास फिक्स कॉस्ट हो गई कितने से 40, मतलब मेरे पास 50% बढ़ गई, मतलब 20 से बढ़ गई तो मेरे पास 50% बढ़ गई। इसने बोला ये तो मेरे पास नुकसान हो गया, कि मतलब मैंने सोचा था कि 20 तक रिस्ट्रिक्ट करूंगा फिक्स कॉस्ट, नहीं मेरे पास फिक्स कॉस्ट हो गई 40 की, मेरे पास 20 का डिफरेंस आ रहा है। 20 का डिफरेंस का मतलब कंपनी इस तरीके से प्रिडिक्ट करती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पूछेंगे भाई 20 का डिफरेंस आ गया फिक्स कॉस्ट में, आपने इस तरीके से ऐसा क्या इनकॉर्पोरेट किया कि मेरे पास 20 का डिफरेंस आ गया। ठीक हो गया। इसी तरीके से लेबर का भी मैं बोलता हूँ भाई 10 की लेबर इस्तेमाल करूंगा, 12 की लेबर इस्तेमाल करी, 2 रुपए की एक्स्ट्रा इस्तेमाल करी, 5 की लेबर इस्तेमाल करूंगा, 6 की इस्तेमाल करी, 1 की मैंने लेबर ज़्यादा इस्तेमाल करी, 10 की मैंने ओवरहेड इस्तेमाल करने थे, 15 की इस्तेमाल करे, और मैंने 5 के ओवरहेड ज़्यादा इस्तेमाल। इन सब की परसेंटेज कंपनी निकालती है अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अपनी। ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपको, ये इन एक्चुअल
एक कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होती है, उसके अंदर ये सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिस्कस करते हैं कि मैनेजमेंट से भाई, सीईओ से भाई ये क्यों इस तरीके से फॉरवर्ड हो। अब कंपनी जो मेरे पास सीईओ होगा वो इसके आगे रीजनिंग लिखेगा कि भाई मेरे पास मिसाल के तौर पे मेरे पास फिक्स कॉस्ट जो इंक्रीज हो गई है मेरे पास 20 से 50% मेरे पास 100% ग्रोथ इसलिए आई है क्योंकि उसने बोला होगा कि भाई इन्फ्लेशन मेरे पास बढ़ गई है, इस साल मेरे पास अनप्रिडिक्टेबल इन्फ्लेशन आई है, कंपनी को इनप्रिडिक्टेबल इन्फ्लेशन हुई है। वो बोलेगा लेबर मटेरियल ओवरहेड क्यों हुआ है, वो बोलेगा सर मैंने 50 का सेल एक्सपेक्ट किया था लेकिन इन एक्चुअल मेरे पास 60 की सेल हुई है। अब जब मेरे पास 60 की सेल हुई है तो उस वजह से मेरे एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएंगे। तो ये इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं ये में होता है मेरे पास वेरिएंस एनालिसिस। वेरिएंस एनालिसिस का मतलब कि वेरिएंस निकाल लो कि भाई वेरिएंस मेरे पास आसान जबान में क्या होता है कि डिफरेंस निकाल लो। इन एक्चुअल होना क्या चाहिए था, मेरे पास एक फोरकास्टेड या स्टैंडर्ड उसने बोला कि होना क्या चाहिए था, इन एक्चुअल मेरे पास हो क्या गया। अच्छा कितना डिफरेंस आया, उस डिफरेंस की परसेंटेज क्या है और उसके रीजन क्या है भाई, किस किस वजह से मेरे पास ये चीजें, मेरे पास कोई चीजें बढ़ी हैं या मेरे पास कोई चीजें गिरी हैं तो किस वजह से गिरी। ठीक हो गया, इन सब चीजों को कहते हैं मेरे पास वेरिएंस एनालिसिस। क्लियर है सर? अच्छा अब आगे चलते हैं। सर आगे में क्या क्या लिखा हुआ है, देयर आर 3 टाइप ऑफ वेरिएंसेस दैट आर यूजुअली बीइंग आस्क्ड एट योर लेवल इन द पेपर, दैट वुड बी द लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड। सर इस लेवल पे आप पे 3 चीजें मेरे पास पूछी जाएंगी। सही है, वेरिएंस बोलेगा, एग्जामिनर बोलेगा कि वेरिएंस निकाल के दो। अब वेरिएंस का पूछेंगे कि भाई वेरिएंस किस किस के निकाल के दो, वो खुद ही आपको बताएंगे कि भाई मटेरियल का मेरे पास वेरिएंस निकाल के दो, मेरे पास लेबर का वेरिएंस निकाल के दो और मेरे पास वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंस निकाल के दो। अच्छा सर ये वेरिएंस मेरे पास तीनों के तीनों उसने किस चीज़ के पूछे हैं, मेरे पास वेरिएबल ओवरहेड के पूछे हैं। ठीक हो गया, वेरिएबल ओवरहेड के उसने बोला कि वेरिएंस निकाल के दो। अब सर अगर मैं वैसे ही पूछूं मटेरियल, मटेरियल के अंदर क्या क्या वेरिएंसेस हो सकते हैं। मटेरियल के अंदर कंपनी सोच सकती है कि भाई मटेरियल में कंपनी क्या सोचेगी। अब कंपनी बोलेगी यार मैंने इतने की प्राइस स्टैंडर्ड सेट किया, अगले साल मैंने इतने की प्राइस इंकर करनी है मटेरियल के ऊपर, लेकिन इन एक्चुअल कर दूसरा जाएगी। दूसरा दूसरा ये करती है कि भाई इतनी क्वांटिटी इस्तेमाल करनी है। मटेरियल को अगर आप ब्रेक डाउन करो तो वो दो चीज़ों में मटेरियल टूट सकता है। आप फोरकास्ट कर सकते हो भाई इतना मटेरियल इस्तेमाल करना था लेकिन मटेरियल मैंने कर दिया ज़्यादा इस्तेमाल। ठीक हो गया, आपने बोला मटेरियल मैंने की प्राइस मैंने 10 की इस्तेमाल करनी थी लेकिन मैंने इस्तेमाल कर ली 20 की प्राइस। मैंने मटेरियल क्वांटिटी इस्तेमाल करनी थी 10,000 यूनिट्स, मैंने इस्तेमाल कितने कर दिए 12,000। वैसे ही लेबर, लेबर के ऊपर आ जाऊँ, लेबर के ऊपर भी ये सोच सकते हो यार, आपने बोला लेबर अगले साल में 12 की, लेबर को जो वेजेस दूंगा मैं 12 रुपए पर आवर दूंगा। ठीक है, इन एक्चुअल आप दे रहे हो 15 रुपए पर आवर लेबर को, एक ये मेरे पास प्राइस होते। दूसरी एफिशिएंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। दूसरे लेबर, मेरे पास लेबर को मॉनिटर करने के दो तरीके हैं, एक तो लेबर को कितने की तनख्वाह दे रहे हो उससे, और दूसरी उसकी एफिशिएंसी कि कितना काम करके देगी। क्या एक बंदा मेरे पास 2 बंदों के काम करके दे रहा है तो ये मेरे पास लेबर एफिशिएंट हो जाएगी। ठीक है, ये मेरे पास लेबर एफिशिएंट हो जाएगी। सही है। दूसरी चीज मेरे पास वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड को भी मैं दो चीजों से मेजर कर सकता हूँ, या तो मेरे पास वेरिएबल ओवरहेड की क्या प्राइस इंकर करनी थी, ठीक है, कि कितने का मैंने इंकर करने थे, और दूसरा मैंने कितने की एफिशिएंसी कि कितने का इस्तेमाल करा। क्लियर है सर? मेरे पास 3 चीज़ें होती हैं वेरिएंसेस एनालिसिस के लिए, मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड। मटेरियल को मैं मेजर करता हूँ कि कितनी प्राइस था और कितनी क्वांटिटी है। लेबर को भी मैं इस्तेमाल करता हूँ, यूज़ करता हूँ कितनी मेरे पास प्राइस यूज़ करनी थी और मेरे पास कितनी एफिशिएंसी यूज़ करनी है। और सर मैं वेरिएबल ओवरहेड को भी इसी तरीके से इस्तेमाल करता हूँ कि कितनी प्राइस मैंने इस्तेमाल करना है और दूसरा कितनी एफिशिएंसी। ठीक हो गया सर, अगर कॉपी करना है तो कॉपी कर लें, फिर मैं आगे मूव करूँ।